नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए, हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो जिसके अंतर्गत मैं उसका खोज, नामकरण, उद्भव, विस्तार और नगर नियोजन इतना का एक वीडियो बन चुका है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये उसका दूसरा पार्ट है। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम लोग इसको समाप्त कर दें। चलिए, अभी हम देख रहे हैं क्या हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता, साथ में कौन सी नदी के किनारे हैं और लास्ट क्या उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इस पर पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का यह आपका कहाँ है, इसके खोजकर्ता कौन है तो D.R. साहनी। D.R. साहनी है, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता है। रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के मांटगोमरी नामक जिले में स्थित है। मांटगोमरी नामक जिले, ठीक है। दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने, ठीक। और ये कहाँ स्थित है, सिंध नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कौन से जिले में, लरकाना, ठीक है। चहुंदड़ो नेक्स्ट स्थल, इसके खोज करता है N.J. मजूमदार या अर्नेस्ट मैके, भी जगह जगह लिखा मिला है। N.J. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके, यहां मैं लिख देता हूं, अर्नेस्ट मैके है ना, तो N.J. मजूमदार या अर्नेस्ट मैके, ठीक है। किसका, चहुंदड़ो का। कौन सी नदी के तट पर है तो ये भी सिंध नदी के तट पर है और वर्तमान में कहाँ है तो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के, ठीक है। अब ये जो स्थल है ये भारत के है। जैसे कालीबंगा खोज किसने किया था, B.B. पाल ने, घग्गर नदी के तट पर है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसका वर्तमान स्थिति है। इसी प्रकार बनावली की बात करें तो ये R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी सरस्वती नदी के तट पर और वर्तमान में कहा है फतेहाबाद जिला हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा में। रोपड़ की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है सतलज नदी के तट पर, वर्तमान में पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल S.R. राव ने इसकी खोज की है, भोगवा नदी के तट पर है और कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। इसी प्रकार रंगपुर S.R. राव ने ही खोज की है, भादर नदी के तट पर है और अहमदाबाद में ही है। इसी प्रकार धौलावीरा जो आपका J.P. जोशी ने खोज की है, इसका कोई नदी नहीं है, याद रखिएगा कहाँ है, कच्छ की खाड़ी पर। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हुआ, कुछ प्रमुख स्थलों की खोज, वर्तमान स्थिति और क्या कौन सी नदी के तट पर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, इससे मैं क्वेश्चन वैसे नहीं बनाता, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन कहां से बनता है पहले उसकी बात कर देता हूं मैं। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में मैं आपको पहले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर क्या पढ़ा रहा हूं। हम लोग सबने पहले पढ़े थे उसकी खोज, खोज के बाद नामकरण, नामकरण के बाद उद्भव, उद्भव के बाद उसका विस्तार, विस्तार के बाद नगर नियोजन, इतना पढ़े हैं। इससे पहले जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं बताने जा रहा हूँ खोजकर्ता और प्रमुख स्थल, ये बताया हूं, खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, ठीक है। उसके बाद प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य, इसके बाद इनका जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन, थोड़ा सा कला और पतन। देखिए, इतना कुछ हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना होता है, जिसमें से आपका क्वेश्चन फेमस कहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपका विस्तार से, ठीक है, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर, ऐसे बनता है। दूसरा नगर नियोजन से बनता है। तीसरा बनता है प्रमुख साक्ष्य से। चौथा बनता है जीवन और कला, ठीक है। बाकी जो बच गए खोज, नामकरण, उद्भव, खोजकर्ता और वर्तमान और पतन, इससे क्वेश्चन नहीं उठाता। हाँ, मतलब रेयर केस है, ऐसा नहीं कि उठाता नहीं है, लेकिन फेमस जो जगह है वो ये है। अगर उठाना रहेगा तो फिर यहाँ कूदेगा, जो अभी मैं बताया आपको कि खोज करता वर्तमान स्थिति कौन सी नदी के किनारे है।
बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विस्तार, नगर नियोजन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन प्लस इनकी क्या कला और प्रमुख साक्ष्य, इस पर पकड़ बनाना है। आफ्टर दैट आप उधर जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अपन लोग प्रमुख साक्ष्य। कौन कौन से स्थल से क्या क्या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता, इसको ना कब्रिस्तानों का शहर कहा जाता है। कब्रिस्तानों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। याद रखना है, क्या बोला जाता है? कब्रिस्तानों का शहर कहा जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। अब कब्रिस्तान कहा जाता है इसलिए यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो साक्ष्य के रूप में याद रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको मिला है कब्रिस्तान, जिसको नाम दिया गया है R37, मतलब 37 कब्रगाह मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है। इस 37 कब्रिस्तान को नाम दे दिया गया है R37 और इसीलिए इसको कब्रिस्तानों का शहर भी बोला गया है। गॉट इट? याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या मिला है? तो इसके अलावा मिली है धरती माता की मूर्ति, धरती माता या उर्वरता देवी की मूर्ति। तो ये क्या है? एक मूर्ति मिला है जिसके नाभि से, गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसी को क्या बोला गया है? धरती माता की मूर्ति। मैं मेजर चीज बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? श्रमिक आवास। क्या मिला है? श्रमिक आवास, ठीक है जी। इसके अलावा क्या मिला है? तो शंख का बना बैल, शंख का बना बैल। और इसके अलावा यदि आप देखा जाए तो मिला है आपको शंख का बना बैल, ठीक है, ये मिला है। और साथ में अन्नागार, विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? हड़प्पा से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? विशाल अन्नागार, सॉरी स्नानागार। इसके अलावा तो सीपी का बना पैमाना और अनाज कूटने का चबूतरा, अनाज कूटने का चबूतरा, और साथ में क्या? सीपी का बना पैमाना। इतना चीज ना अपने को प्राप्त हुआ है कहां से? तो ये प्राप्त हुआ अपने को हड़प्पा से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कब्रिस्तानों का शहर बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा R37 37 कब्र मिली हैं, इंपॉर्टेंट है। धरती माता या उर्वरता देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास इंपॉर्टेंट है, अन्नागार इंपॉर्टेंट है, अनाज कूटने का चबूतरा मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट है, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सीपी का बना पैमाना। थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब देखो मोहनजोदड़ो जो मिला है ना, इसी के आधार पर ना इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को एज्यूम किया गया है, माना गया है, मान्यता, मतलब ऐसे लोग जीवन जीते थे करके। जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसको ना बोला जाता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला, ठीक। अब मृतकों का टीला बोला जा रहा है। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो देखो, जिस प्रकार यहाँ विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार यहाँ भी ना अन्नागार है, लेकिन वो इतना विशाल नहीं है। यहाँ जो खास है वो है स्नानागार। तो क्या मिला है? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सॉन्ग चलता है, पूजा होता है, हीरोइन जाके वहां स्नान करती है, उसी की बात हो रही है, विशाल स्नानागार। साथ में क्या मिला है? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक। इसके अलावा क्या मिला है? तो मिला आपको पशुपतिनाथ मोहर, पशुपति का मोहर, मतलब एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पशुपति का ना, एक पशुपति बैठे ध्यान के मुद्रा में, उनका मतलब चित्र अंकित है एक मोहर में, ठीक है। तो वो प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूछ में दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति,
क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। मूंछ विहीन और दाढ़ी युक्त, दाढ़ी युक्त किसकी मूर्ति, योगी, योगी की मूर्ति, ठीक है जी। तो मूंछ विहीन दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति। इसके अलावा क्या मिला है, तो सूती का कपड़ा, इंपॉर्टेंट है, सूती का कपड़ा, और जौ तथा गेहूं, ये अनाज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बता रहा हूँ। अगर आप घटना चक्र निकाल के देखें इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आपको घटना चक्र में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र को आपको बराबर सॉल्व करते जाना है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इतना चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है जी। एक हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है, उसको भी याद रखिएगा। हाथी का कपाल मतलब सिर की, उसका सिर का पूरा हड्डी वाला पार्ट, तो हाथी का कपाल खंड। इतना चीज अपने को कहाँ से मिला है जी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ज़्यादा स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से कहाँ क्या प्राप्त हुआ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो ये दोनों कहाँ का हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है लोथल, इंपॉर्टेंट प्लेस है लोथल। तो लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है जी। लोथल, तो लोथल से क्या क्या मिला है, तो बंदरगाह, ठीक है जी। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां, समाधि में ना इनकी जो समाधियां प्राप्त हुई हैं, कब्रें प्राप्त हुई हैं, वहां बस ना ये लोग जैसे आज हम लोग रखते हैं ना समाधि के पास, मतलब जरूरत की वस्तुएं या उपयोग की जाने वस्तुओं को हम लोग साथ में रख देते हैं समाधि के पास, ऐसा हम लोग भी करते थे। मतलब इनका पुनर्जन्म पे विश्वास था, ठीक है जी। इसी के आधार पर ना पूरा इनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन को डिफाइन किया गया है, जो साक्ष्य मिला हुआ है उसी के आधार पर। तो क्या मिला है, बंदरगाह, 3 युगल समाधियां, साथ में देखा जाए तो क्या, चावल या धान प्लस बाजरा, चावल और क्या मिला है, बाजरा मिला है, ठीक है, याद रखेंगे, चावल और क्या मिला है, बाजरा मिला है, ठीक है। इसके अलावा कुत्ते की बनी तांबे की मूर्ति, कुत्ते की बनी तांबे की मूर्ति, तो कुत्ते की बनी तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, साथ में दिशा सूचक यंत्र। इतना चीज अपने को मिला, कहाँ से, लोथल से मिला है। देखिए भाई, याद रखना है, ठीक है, इसलिए यहाँ इतना बताया जा रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं चहुंदड़, चहुंदड़ो, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो चहुंदड़ो जो था ना, इससे प्राप्त हुआ है, बोला जाता है कि लिपस्टिक, कंघी, मतलब सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कहाँ से मिला है, चहुंदड़ो से। तो हम लिख सकते हैं कंघा प्लस क्या, लिपस्टिक, और डैश में क्या बोले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। ये मिला है आपका सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यहां से मिला है। साथ में क्या मिला है, तो याद रखिएगा वक्राकार ईंटें, एकमात्र जहां से वक्राकार ईंटा प्राप्त हुआ है, ईंट है ना, क्या, वक्राकार ईंट। इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, इसके कुत्ते के पंजे के निशान, मतलब एक बर्तन प्राप्त हुआ है पत्थर का जिसमें बिल्ली के पंजे के निशान है, उसके पीछे पीछे क्या, कुत्ते के पंजे के निशान है। तो इसी को बोला जा रहा है कि क्या, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिला है, तो बाट और माप,
बाट एवं माप यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको भी, तो चौधड़ों से क्या मिला है, ये चीज प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या, काली चूड़ी। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्लस शैल्य चिकित्सा के प्रमाण, शैल्य चिकित्सा के प्रमाण इन द सेंस क्या, एक ना मानव खोपड़ी मिला है जिसमें ना छेद है, तो मतलब यह जो किया गया है कि भाई कुछ ऑपरेशन वगैरह हम लोग किए होंगे, इसलिए क्या है वहां पर शैल्य चिकित्सा के प्रमाण के रूप में उसको माना जा रहा है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंट हो गया है, एक दो और बचे हैं छोटा छोटा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, बनावली, रोपण, सुरकोतदा, और एक धौलावीरा। अब यहां से क्या क्या मिला है, ठीक है, ये 4 स्थान और यहाँ से क्या क्या मिला है, एक आध पॉइंट है याद रखना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें यदि बनावली की, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है मिट्टी के बने हल के खिलौने, मिट्टी के बने हल के खिलौने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हल का खिलौना कहाँ मिला है, बनावली में। और कालीबंगा में क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद रोपण में देखा जाए तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य है। ठीक है जी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ये चीज आप देखोगे पाषाण काल में बुर्ज होम में भी मिला है, कश्मीर के, सेम चीज की, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। सुरकोतदा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मिला है क्या, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थि। वैसे तो आप देखोगे तो हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, याद रखना है, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन उनको घोड़े की अस्थि कहाँ से मिली है, सुरकोतदा से। आप मूवी देखो, जब ऋतिक रोशन घोड़ा देखता है तो पूछता है ये क्या है करके, जब मोहनजोदड़ो पहुंचता है व्यापार करने को, है ना, तो बताता है घोड़ा है करके, तो बोलता है प्रोनाउंसिएशन करता है घोड़ा करके, परिचित नहीं होते थे। ठीक है, घोड़े से। धौलावीरा में एकमात्र स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान, स्टेडियम। अभी मैं आपको लोथल बताया था, लोथल में अनाज के रूप में चावल और बाजरा बताया हूँ, याद रखिएगा। इसी प्रकार यदि धान की भूसी पूछे ना तो वो रंगपुर में है। कहाँ, रंगपुर में क्या, धान की भूसी। तो ये आपका कंप्लीट क्या होता है, ये हो गया आपका क्या, कुछ प्रमुख साक्ष्य जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पे, इनका जीवन कैसा था उसकी बात करते हैं। हड़प्पा वासियों का, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनका क्या, जीवन की। चलिए, अब जीवन में इनका जो आप लोग को देखना है, पहला बात करना है सामाजिक जीवन, देन आर्थिक, उसके बाद धार्मिक और राजनीतिक। इस 4 पॉइंट पे हड़प्पा वासियों का जीवन समझना है। ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए,
हड़प्पा सभ्यता से जितने भी स्थल है वहाँ से ना बहुत मात्रा में क्या मिला है, छोटी छोटी मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति। इससे यह लगाया गया है कि ये लोग सामान्यतः क्या करते थे, इनके जो पर समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था। और समाज की इकाई की बात करें तो ये क्या होती थी, परिवार होती थी। समाज की इकाई क्या होती थी, परिवार होती थी। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक समाज था और समाज की इकाई क्या होती थी, परिवार होती थी। अब ये जो इनका समाज था ये 4 वर्गों में बटा था। एक होते थे विद्वान, दूसरा योद्धा, व्यापारी और साथ में क्या, श्रमिक। ठीक है जी। तो 4 वर्ग, समाज 4 वर्गों में बटा था। पुरोहित या विद्वान, विद्वान को पुरोहित भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या, योद्धा, व्यापारी और साथ में क्या, श्रमिक। 4 वर्गों में बटा था। इसके अलावा याद रखिएगा साज सज्जा प्रिय था। साज सज्जा प्रिय समाज मतलब क्या, स्त्री और पुरुष दोनों सजते संवरते थे। मतलब सजने संवरने का ना बहुत अच्छा खासा इनको क्या था, ये था, शौक था सजने संवरने का। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी भी थे, साथ में क्या, मांसाहारी भी थे। मनोरंजन, तो मनोरंजन के लिए जो गेम खेलते थे वो था इनका चौपड़ और पासा। चौपड़ और पासा ये गेम खेलते थे। ठीक है जी। अरे क्लास पॉइंट की देखिए, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, जितनी खोज हुई है, कहीं से भी ना हथियार प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्राप्त नहीं हुआ है, हथियार। इसलिए बोला जाता है कि ये शांति प्रिय लोग थे, युद्ध इनको पसंद नहीं था। तो क्या थे, शांति प्रिय लोग। हम देखेंगे आगे चल के इतिहास में। इसके बाद जो होता है, युद्ध आरंभ हो जाता है वैदिक संस्कृति से। कबीले आपस में लड़ना चालू करते हैं। धीरे धीरे कोई कबीला शक्तिशाली होता है, फिर आगे चल के धीरे धीरे महाजनपदों की उत्पत्ति होती है। जनपद, महाजनपद हो गए, फिर मगध शक्तिशाली होता है, फिर लड़ाई झगड़ा, मौर्य वंश स्टैब्लिश होता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। ठीक है, मौर्य से पहले नंद भी है, वो सब भी बात करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब लड़ाई चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये आपका जो था ना, ये आपका मातृसत्तात्मक इनका समाज था। समाज की इकाई परिवार होती थी। परिवार 4 वर्गों में बटा होता था। ठीक है, जैसे कि पुरोहित या विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। प्लस क्या बोला जा रहा है, साज सज्जा प्रिय समाज था। शाकाहारी और मांसाहारी थे। साथ में क्या, मनोरंजन के लिए चौपड़ पासा। देखिए व्हीलर नाम का एक इतिहासकार है, व्हीलर, आधा हुआ व्हीलर। व्हीलर ने ना दास प्रथा को स्वीकार किया है। यहाँ बस किसने, व्हीलर ने दास प्रथा को। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और एक नाम है फैक्ट, जैसे कि स्टुअर्ट पिगट है। यहाँ नहीं है, खैर उसको मैं बाद में बताता हूँ। तो ये सामाजिक स्थिति हो गई, याद रखना है। चलिए अब आर्थिक स्थिति पर आते हैं। तो आर्थिक में बोला जा रहा है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय ये क्या था, कृषि था। प्लस साथ में क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है भाई, गाय, बैल, बकरी, भेड़, हाथी, ये सभी क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक, अब कृषि में ही हड़प्पा वासी ही थे जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम किसकी, कपास की कृषि की थी। किसकी, कपास की कृषि। और इस कपास के लिए यूनानियों ने इस कपास के लिए सिंडन शब्द का इस्तेमाल किया था। किसका, सिंडन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। साथ में पशुपालन भी करते थे। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा हूँ कि पशुपालन करते थे। ठीक है, तो ये विश्व में कपास की कृषि करने वाले प्रथम थे। मतलब सर्वप्रथम इन्होंने ही कपास की क्या की, कृषि की। और इस कपास के लिए यूनानियों ने सिंडन शब्द का इस्तेमाल किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार इनका
आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। आंतरिक और बाह्य व्यापार, आर्थिक जीवन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य व्यापार, जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सोना, चांदी, तांबा, टीन। सोना कर्नाटक, ईरान, खेतड़ी मध्य एशिया। साथ में अफगानिस्तान, आप पूरा लिखिएगा, है ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और साथ में क्या आपका फिर अफगानिस्तान। मतलब ये कि ना, इनको सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक और अफगानिस्तान से। इसी प्रकार चांदी कहाँ से आता था? तो ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से आता था? तो राजस्थान का खेतड़ी और साथ में क्या, बलूचिस्तान से। टीन कहाँ से? मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। मतलब इनका व्यापार जो था ना, अंदर भी था अपने भारत के रीजन में और साथ में बाहर में भी। और इसका देखो एग्जाम्पल, मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया से ना दो चीजें साक्ष्य मिली है। क्या मिला है? देखो समझो इसको लिखना है आपको आर्थिक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां से अपने को एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और दूसरा क्या, मुहर प्राप्त हुई है। दिखाई दे रहा है? ठीक, अभिलेख और मुहर प्राप्त हुई। ठीक, अब देखिए ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, इसमें मेलुहा शब्द अंकित है। कौन सा शब्द? मेलुहा। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें मेलुहा शब्द अंकित है, और इस मेलुहा का तात्पर्य हड़प्पा वासियों से लिया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, हर कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में मेलुहा शब्द अंकित है, और मेलुहा शब्द का तात्पर्य हड़प्पा वासियों से लिया जाता है। दूसरा चीज, इसी मेसोपोटामिया में कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। इस मोहर का नाम है उर, किस और नुपुर। उर, किस और नुपुर। तो उर, किस, नुपुर क्या है? उर, किस और निपुर, है ना। तो ये जो उर और किस और निपुर है, ये ना हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया से। तो मेलुहा शब्द और उर, किस, नुपुर जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं, ये इस बात को बतला रही है कि भाई इनका व्यापार क्या था? मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी था। ठीक है जी, ठीक। और इनका जो व्यापार होता था ना, ये स्पेस नहीं है, आप लोग इसको लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा। इनका जो व्यापार होता था ना, वो वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था, बाल्टर सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो व्यापार का एक पॉइंट कहीं भी लिख लेंगे, इसके बाद आप हर चीज में लास्ट पॉइंट बनाकर कि इनका व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था, बाल्टर सिस्टम पर आधारित था। मतलब पैसों का उस समय चलन नहीं था, एक वस्तु को देकर वो दूसरा वस्तु लेते थे, ऐसा इनका व्यापार चलता था। तो ये फाइनली क्या हो गया हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग आते हैं, सामाजिक और आर्थिक जीवन समाप्त हुआ, इनका धार्मिक और राजनीतिक जीवन। चलिए अब इनका धार्मिक जीवन देखा जाए तो क्या था, तो याद रखिएगा ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो धरती माता, क्या, धरती माता या उर्वरता देवी, इनकी पूजा करते थे। किसकी? धरती माता या उर्वरता देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा यदि देखा जाए तो पशुपतिनाथ, पशुपति की या शिव की आराधना करते थे। किसकी? शिव की। तो धरती माता, पशुपतिनाथ, शिव की आराधना करते थे, इसकी भी पूजा करते थे। साथ में जल एवं अग्नि की, जल की शुद्धता पर इनका विश्वास था, मतलब इसकी पूजा करते थे। और साथ में किसकी? अग्नि की भी पूजा करते थे। ठीक है जी। इसके अलावा यदि देखा जाए तो पशु पक्षियों की पूजा करते थे, और
कुबड़ वाला साढ़, एक सिंगी कुबड़ वाला साढ़, इसकी ये विशेष रूप से आराधना करते थे। एक सिंगी कुबड़ वाला बैल, इसकी ये विशेष रूप से आराधना करते थे, याद रखना है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं पारलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां मीन्स क्या, जादू टोना मंत्र इत्यादि पर भी इनका क्या था, विश्वास था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और याद रखिएगा, इन सब की ये क्या करते थे, पूजा पूजा आराधना करते थे। ठीक है जी। अब इनका राजनीतिक जीवन की यदि मैं बात करूं, राजनीतिक जीवन को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, राजनीतिक जीवन की यदि बात की जाए तो राजनीतिक जीवन में यदि देखा जाए तो इनका जो था ना राजनीति, वहां पर व्यापारियों के संघ द्वारा, व्यापारियों के संघ द्वारा शासन किया जाता था। किसके द्वारा, व्यापारियों के संघ द्वारा शासन किया जाता था, जो गणतंत्र पर आधारित था। किस पर आधारित था, गणतंत्र पर आधारित था, मतलब गणतंत्र व्यवस्था थी। यहाँ पर समझाता हूँ अभी। ऐसा था ना, विभिन्न जो व्यापारी होते थे ना, उनका अपना अपना एक हेड होता था, प्रमुख, और वो जो जितने प्रमुख होते थे विभिन्न वर्ग के व्यापारी के, वो सभी आपस में मिलकर एक प्रमुख को चुन लेते थे और उन्हीं के द्वारा क्या चलाया जाता था, शासन चलाया जाता था। अब ऐसा नहीं था कि जिस प्रमुख को चुनते थे, एक बार चुन लिया गया तो वही हमेशा क्या करे, शासन करे, राजवंश, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, एक निश्चित समय तक वो शासन करता था और फिर से जब उनको लगता था कि अब किसी और को शासन करना चाहिए तो फिर से वो अपने ही बीच से किसी एक को चुनते थे। इसीलिए बोला जा रहा है व्यापारियों के संघ द्वारा शासन किया जाता था, जो गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित था। ठीक, यहाँ पर एक चीज और कि ये लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे। ठीक है जी, लिंग एवं योनि की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। तो याद रखना है ना, जितना भी बता रहा हूँ इन सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो गया हमारा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो एक रख लें आप। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ और बातों पर, कला पे। कला पे कुछ विशेष नहीं, वैसे तो देखो, अगर आप देखो तो इनके द्वारा कला के रूप में यदि देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। कला में धातु कला, स्थापत्य कला, प्रस्तर कला, ठीक है ना, और मृदभांड। ठीक है, देखो धातु कला में जैसे मैं आपको अभी बताया साक्ष्य में कि भाई क्या मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा क्या मिला है, तो तांबे का बना कुत्ते का मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति ना बहुत फेमस है, याद रखिएगा। तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति इसमें आ रही है ना, नर्तकी प्लस तांबे का बना कुत्ते का मूर्ति। ठीक है, ये इसमें आ जाए। स्थापत्य कला में इनका पूरा विशाल स्नानागार, अन्नागार, इनका पूरा नगर नियोजन इसमें आ रहा है ना। इनकी घरें आ रही है ना, दो मंजिला एक मंजिला दोनों था घर, है ना। और एक ही शेप की ईंटें का प्रयोग नहीं करते थे, अलग अलग आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही शेप की ईंटें नहीं थी, ईंट अलग अलग आकृति की थी और घर एक मंजिला भी होती थी, दो मंजिला भी होती थी। ठीक, प्रस्तर कला में देखा जाए तो पूरा आप देखोगे पत्थर से, तो पूरा मोहर है, सैलखड़ी पत्थर से निर्मित क्या, मोहर है ना। लगभग 2000 मोहर प्राप्त हुई यहाँ से, जिनमें विभिन्न पशु पक्षियों की क्या होती थी, पशु पक्षियों की आकृति होती थी मोहर में। ठीक है,
इसके अलावा आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, अनेक, है ना। इसके अलावा यदि देखा जाए तो साथ में आप क्या बोल सकते हो, वो जो मूछ विहित दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति बताया मैं, वो भी पत्थर की है, तो योगी की मूर्ति। तो ये सब कला में आ रहा है, ठीक है आपका। मृदभांड में अगर देखा जाए तो मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बनाए गए थे, ठीक है, तो वो किसमें आ रहा है, मृदभांड में आ रहा है, तो मिट्टी के बर्तन है ना, ठीक। इसमें ना थोड़ा सा अपने को फोकस करना है कला में, क्या, इनकी लिपि, क्या लिपि, इनकी लिपि थोड़ा विशेष है, खास है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं हम लोग लिपि पे। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिपि की, लिपि की याद बात करें तो याद रखिएगा, इनकी जो लिपि थी ना उसमें मूल रूप से 64 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे, चिन्ह, ठीक है, 64 चिन्ह। और ये भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ, मतलब इन्होंने अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए बोला जा रहा है इसको क्या, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब इनकी जो लिपि थी ना वो दाएं से ऐसे बाएं आती थी, फिर नीचे ऐसे इधरी से, फिर दाएं से बाएं आती थी, ऐसे टाइप से, ऐसे लिपि है इनकी, दाएं से बाएं आ रही है, फिर बाएं से नीचे होकर फिर दाएं से बाएं, ऐसे जा रही है, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, बूस्ट्रोफेदन लिपि, क्या, बूस्ट्रोफेदन, है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, बूस्ट्रोफेदन लिपि याद रखना, ठीक है, कौन सी लिपि, बूस्ट्रोफेदन लिपि, ठीक है। अब ये जो 64 चिन्ह है ना, इसमें सर्वाधिक जो थी, मैं क्या बोला, 64 चिन्ह, मूल रूप से 64 चिन्ह, इसमें जो सर्वाधिक था वो उल्टा यू आकार और मछली का चिन्ह, ये सर्वाधिक है, क्या, उल्टा यू आकार और मछली का चिन्ह, ठीक है जी। तो याद रखना है इसको भी, लिपि इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से 64 चिन्ह थे, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिखित लिपि थी इनकी, जिसकी लिखावट क्या होती थी, दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, और इसको बोला क्या गया, बूस्ट्रोफेदन। और 64 चिन्हों में सबसे अधिक बार किसका, उल्टा यू आकार और मछली का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बात क्लियर, ये हमारा क्या हुआ, फाइनली हड़प्पा सभ्यता का अब अंत आ गया, अंत मीन्स क्या, कंप्लीट हुआ। लास्ट बचता है पॉइंट हमारा पतन, क्या, हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखो पतन में ना अनेक कारण गिनाए गए हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है जी, तो जलवायु परिवर्तन, साथ में क्या, जलवायु परिवर्तन के अलावा यदि देखा जाए तो इसमें आपका आता है क्या, आक्रमण, विदेशी आक्रमण, आक्रमण में क्या, विदेशी और आर्यों का आक्रमण। तो ये कुछ फैक्ट है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा बहनें या जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है जी। दूसरा चीज ये होमवर्क के रूप में आप रेडी कर लीजिएगा, है ना, अगर सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में और ऑल ओवर उसका सबसे बड़ा स्थल, क्योंकि इसका विस्तार आप देखोगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है, तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल और ऑल ओवर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये कहाँ है, ये आप देख लीजिएगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दिया हड़प्पा सभ्यता को। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इतिहास का, जिसमें हम लोग
कैसे पढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके बाद जो लेके आऊँगा, इससे मैं आपको साहित्यिक स्रोत पे फोकस करूंगा। स्रोत में बहुत कुछ है इतिहास का, जैसे कि पूरा आपका उपकरण है, स्थापत्य कला है ना, और अभिलेख वगैरह है, मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत में जो देसी हैं, विदेशी नहीं, देसी की हम बात करेंगे, एक वीडियो उसका लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर हम वैदिक कल्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको लग रहा है कि एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यहाँ से मिल रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।